नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नूह के मामले के बाद और हाल के कुछ घटनाक्रमों के बाद में कुछ बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं और ये बातें ऐसी चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं जो पहले से कहीं ना कहीं हमारी जानकारी में हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस देश में कुछ राम भक्तों को शहीद करना चाहते हैं ताकि उनकी शहादत को भुनाया जा सके। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, बल्कि मेरा अनुमान है, ऐसा मुझे लगता है। किन चीज़ों के आधार पर लगता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हम समझेंगे, वो सारे डॉट्स जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि क्या ये एक इत्तेफाक है, संयोग है या फिर साजिश। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलसिलेवार तरीके से कुछ जानकारियाँ रखूँगा और उनके बीच के कनेक्शन समझने की कोशिश करूँगा। और ये एनालिसिस है, इसलिए एनालिसिस होता है। वो ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुकदमा पेश कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। इसकी अगर जांच होगी तो सच सामने आ जाएगा। मैं अभी आया, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम कुछ चीज़ों की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं और ये कड़ियाँ आपको एक ऐसे नतीजे पर ले जाती हैं। देखिए, दुनिया के जितने भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जितने भी इन्वेस्टिगेटिव असेसमेंट होते हैं, उनमें आप परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो होते हैं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अदालत अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं है, अगर मोटिव, इरादा और मंशा स्पष्ट नहीं है, तो सबूत होने के बावजूद अपराधियों को छोड़ देती है कि भाई ये क्यों करेगा। ठीक है, तुम कुछ लेके आ गए सबूत, लेकिन ये वाले सबूत बहुत ज़रूरी होते हैं। कौन से? परिस्थिति जन्य साक्ष्य। अब जब हम ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि कुछ राम भक्तों के प्राण देकर या उनकी शहादत के आधार पर कुछ लोग उसका लाभ उठाना चाहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो शहीद हो जाए। लाभ उठाने के लिए चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं पता नहीं। तो हमको कुछ चीज़ें सामने दिखाई देती हैं। एक से एक अगर चीज़ों को लेते चलें, बरेली में आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश में जो कांवड़िए हैं उनको लेकर काफ़ी सेंसिटिविटी है। कांवड़िए खुद भी बहुत संवेदनशील होते हैं और जब कांवड़ यात्रा हो रही होती है तो देश के अनेक हिस्सों में कांवड़ यात्री देशभक्त या कहें राम भक्त या कहें शिव भक्त, भोले कहते हैं वैसे उनको। देशभक्त वो अपना झंडा संभाल लेते हैं इंडिया का, इसलिए। लेकिन बहरहाल उस वक़्त बहुत ज़्यादा एक चार्ज्ड एटमॉस्फेयर होता है, एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें हर आदमी जोश में भरा हुआ होता है। कांवड़ यात्रियों की यात्रा में अगर गलती से साइकिल लेके कोई घुस जाए, कांवड़िए को टक्कर लग जाए, तो उसकी कम से कम पीट पीट के हड्डी तो तोड़ ही दी जाती है। जहाँ असुविधा हुई वो टूट पड़ते हैं, ये आप सब जानते हैं। और इस देश में जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं, उनसे कांवड़ियों के झुंड, और झुंड भी कैसे, एग्रेसिव नौजवानों के झुंड, अपने जलाभिषेक के लिए पानी लेकर आ रहे होते हैं, जल लेकर आ रहे होते हैं, पवित्र जल, जिसको वो घर के नज़दीक या जो भी उनकी मान्यता हो उस तरह के एक शिव मंदिर में, शिवालय में, उस जल से वो अभिषेक करते हैं। तो जब वो कांवड़िए इस काम के लिए निकलते हैं तो इस बीच में वातावरण काफ़ी चार्ज हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कुछ लोग धर्म के नाम पे धार्मिक कामों के लिए इकट्ठे होते हैं, आप मुसलमानों में देख लीजिए, जब वो शब बारात होती है, उस दिन रात को जब झुंड निकलता है नौजवानों का, तो हमेशा प्रशासन को टेंशन रहती है कि कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दें। तो इसी तरह से पूरे देश में कांवड़िए मूव कर रहे हैं। यानी एक जगह पे अगर कोई चिंगारी लगती है, एक जगह पे कांवड़ियों के साथ कुछ होता है, तो समझिए कि पूरे देश में जहाँ जहाँ कांवड़िए हैं वहाँ आग लग जाना तय है। अब ये आग कौन लगाना चाहेगा नहीं पता, लेकिन इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसी कोशिश की गई जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। होता यह है कि जब कोई पब्लिक सर्विस में आदमी है, आईएएस है, आईपीएस है, वो व्यक्ति अपनी इच्छा या अपने विचार जब भी होते हैं, उनको वो सार्वजनिक रूप से रख नहीं सकता। वो कितनी भी असहमति हो, सहमति हो, उसको वही बोलना होता है जो ऑफिशियल बयान है, जो सरकार की तरफ से बोलने के लिए वो अधिकृत है।
तो ऐसे में अगर किसी सरकारी आदमी के साथ में, किसी फौज के अधिकारी के साथ में अगर उसको लगता है कुछ अन्याय हो रहा है, तो मीडिया के बीच उसके परिवार के लोग आते हैं, अक्सर पत्नियां, कुछ लोगों के पिता बाहर आते हैं और वो बात कहते हैं जो बात वो व्यक्ति अपने मुंह से नहीं कह सकता। कोर्ट केस करना हो तो पत्नी जो है वो मुकदमा दायर करने कोर्ट चली जाती है। अक्सर ये होता है क्योंकि परिवार के लोग जो हैं वो बोल सकते हैं ये व्यक्ति अपनी शपथ से बंधा हुआ है, क्योंकि ये नौकरी कर रहा है, इसकी नौकरी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। बरेली का जो मामला है प्रभाकर चौधरी का, प्रभाकर चौधरी के पिता जनता के सामने आए हैं। प्रभाकर चौधरी ने एक रिपोर्टर को बुलाया, स्थानीय रिपोर्टर को बुलाया, वो अपने आप गए पता नहीं, AK पांडे हैं और इंडिया टुडे ग्रुप के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और उनका एक समूह है न्यूज़ तक। तो उन यूट्यूब चैनल्स में एक यूपी तक यूट्यूब चैनल है, कभी रोहित सरदाना इसको देखा करते थे। तो यूपी तक जो है उसमें एक इंटरव्यू दिया है इनके पिताजी ने। किसने? प्रभाकर चौधरी के पिताजी पारसनाथ चौधरी, अंबेडकर नगर में रहते हैं। पारसनाथ चौधरी ने अपने इंटरव्यू में बहुत खतरनाक बात कही है। इसको अगर हम ये माने कि प्रभाकर चौधरी का बयान उनके पिता के मुंह से आ रहा है तो ये अपने आप में इस देश में बहुत बड़ा खुलासा है। और अगर जांच हो तो प्रभाकर चौधरी भी शायद किसी फोरम पे, जहां पे ऑफिशियल फोरम पे जांच के अंदर अगर उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए तो इस बात को वो भी शायद कह दें। होते तो कम से कम 100 कांवरियों का जो जत्था था उसमें से कम 10-20 तो मर जाते थे। मुसलमान तो कम मरते, लेकिन हिंदू जो है कम से कम 20 में होते। लेकिन अच्छे काम का नतीजा जो है बुरा मिला, इसलिए हमको काफ़ी दुख है। और आगे आपसे भी बता रहा हूँ कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, मैंने बहुत पदों पर था, लेकिन आप लोगों के सामने तय करता हूँ कि अब आज इसे मैंने तय कर लिया है कि अब बीजेपी के खिलाफ ही रहूँगा। और बहुत बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन 10-20 गांव में इतना ज़रूर है कि बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। पारसनाथ चौधरी जो बात कह रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि प्रभाकर चौधरी ने पूरा खेल खराब कर दिया और जिस चीज़ के लिए पूरा अमला, पूरी राजनीति जोर दे रही थी, और वो चीज़ ये थी कि किसी तरह से ऐसी जगह से 100 कार सेवकों का जत्था निकाल दिया जाए जहां पर उनकी जान का खतरा हो या जहां पर वो सबसे ज़्यादा खतरे में हो। इस काम के लिए यूपी में गुसाई गोटिया में ये जगह चुनी गई और वहां से जोगी नवादा में 100 कावड़ियों का एक जत्था जिद पे अड़ गया कि हम यहां से घुसेंगे ही घुसेंगे। इस इलाके के अंदर एक मस्जिद है और वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी हुई थी कि कावड़ियों को यहां से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब ये हो गया है पिछले काफ़ी समय से, चाहे वो दिल्ली के हों या और भी मामले हों, धर्मस्थलों के सामने से जब इस तरह के जुलूस निकलते हैं तो जुनूनी कहें, उन्मादी कहें, जो भी कहें, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार होता है जो कि नहीं होना चाहिए। और वही हमने अभी नूह में देखा। कुछ भी नूह में अभी 3 साल पहले भी यही हुआ था कि जिस जगह ये दंगा हुआ उससे कुछ पहले एक नमाज, चूँकि योगेंद्र यादव उसी इलाके के, उन्होंने बताया कि एक मज़ार को उस जगह पे तोड़ दिया था। तो कावड़ियों का एक जत्था एक इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था और प्रभाकर चौधरी जो वहाँ के SSP हैं, उनके पिताजी कह रहे हैं कि प्रभाकर चौधरी ने इस कावड़ियों के जत्थे को वहाँ नहीं जाने दिया। दूसरी बात प्रभाकर चौधरी कह रहे हैं कि अगर ये जत्था वहाँ जाता, वहाँ पर साधन संपन्न, धनी और बाहुबली टाइप के भी मुसलमान रहते हैं। वो पूरा घना इलाका है। उस घनी मुस्लिम बस्ती में 100 कावड़ियों का एक जत्था शोर शराबे हुड़दंग के साथ अगर घुस जाता तो ये प्रभाकर चौधरी के पिताजी ने कहा है। प्रभाकर चौधरी के पिताजी जो कहते हैं उसमें ये भी माना जा सकता है कि प्रभाकर चौधरी की ये मान्यता है, धारणा है, क्योंकि वहाँ बरेली का माहौल प्रभाकर चौधरी के अलावा उनके पिताजी को कोई और बताने वाला नहीं था। तो हो सकता है कि प्रभाकर चौधरी जो कहना चाहते हों वो उनके पिता के मुंह से निकल के आ रहा है। आपको बता दूं, पारसनाथ चौधरी बीजेपी के नेता भी हैं जो प्रभाकर चौधरी के पिताजी हैं। उनका कहना है कि अगर प्रभाकर चौधरी ने उस दिन जिद ना ठानी होती
वो अगर झुक गए होते दबाव के आगे, दबाव, तो कम से कम 10 कार सेवक उस दिन मारे जाते बरेली में। 10 कार सेवक, उस पूरे कार सेवक माफ कीजिएगा कांवड़िए, 10 कांवड़िए उस पूरे देश में, जब कांवड़ का वातावरण है, कांवड़ का माहौल है, सावन का महीना है, कुछ कोई मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कुछ दौड़ के जा रहे हैं, कुछ डीजे बजाते हुए जा रहे हैं जोर जोर से, और वो अपनी धुन में मस्त जा रहे हैं, कहीं कांवड़ों के टेंट में बैठे हों, उन सब लोगों को इस दौरान अगर ये खबर मिलती कि 10 लोग वहाँ मारे गए हैं और वो भी एक मुस्लिम मस्ती में, तो इस देश का क्या हाल हुआ होता, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आज नूह वाला मामला जब हुआ है, तब वो वाले हालात नहीं है। सड़कों पर वो जोशीला नौजवान नहीं है छुट्टी लेकर, वो कावड़ वाली टी शर्ट पहनकर, वो मरने मारने बोतारू भीड़। हालांकि उस भीड़ में सब मरने वारने बोतारू नहीं होते हैं। कांवड़िया बहुत बड़ा त्यागी संघर्षशील व्यक्ति होता है, बहुत सारा कष्ट उठाकर, तकलीफ उठाकर, पैदल चल चल के पाँव में छाले पड़ जाते हैं। सामान्य लोअर मिडिल क्लास गरीब घरों के लोग होते हैं, वो इसलिए इस नीयत से जाते हैं कि भाई हम जाएंगे, भगवान को चढ़ाएंगे। एक श्रद्धा है, ये इस देश की संस्कृति है जिसको सम्मान करना चाहिए, ये कल्चर है। और ये उसी तरह से कल्चर वो भी है जो शोभा यात्रा नूह में निकल रही थी, और उस कल्चर का सब सम्मान करते हैं। लेकिन इस कल्चरल एक्टिविटीज़ के बीच में जो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी आ जाती है, कावड़िए तिरंगा लेकर कुछ लोग जोशीले, या आप क्या कहें, मतलब नरम शब्द ही रखना चाहिए, घुस जाते हैं, उसको ओवर पावर कर लेते हैं। तो होता ये है कि जब कांवड़ यात्रा में निकल रही होती है, तो वो जो बेचारे सज्जन लोग श्रद्धा वाले लेकर कांवड़ जा रहे हैं, वो आपके दिमाग में नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ हुड़दंगिए आते हैं, और आपको लगता है कांवड़िए हुड़दंगिए होते हैं। सच मानिए, बहुत बड़ा त्याग करके वो इस अपने कल्चर को निभा रहे हैं। अब कुछ लोगों का विवाद हो सकता है कि भाई ये कल्चर कांवड़ का जो है ये नया कल्चर है, पहले तो नहीं होता था, ये गुलशन कुमार ने पॉपुलराइज कर दिया, पहले तो इतना लोग कांवड़ लेकर नहीं जाते थे। जो भी हो, लेकिन एक श्रद्धा का और एक मोहब्बत का भाव होता है। आप किसी से भी प्यार करें, आप भगवान से प्यार करें, बहुत अच्छी बात है। आप जानवर से प्यार करें, वो भी बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधों से, पत्तियों से प्यार जहाँ हो, और ये प्यार ही है कि आप लेकर आ रहे हैं कांवड़। अब लेकिन यहाँ मसला प्यार का नहीं है। यहाँ अगर उस पूरे वातावरण के बीच में ये अफवाह फैलती है, या ये खबर आती है कि 10 कांवड़िए मार दिए गए हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। और प्रभाकर चौधरी ने इन 10 लोगों को मरवाने वाला जो कदम था, आत्मघाती कदम, जिसमें कम से कम 10 कांवड़िए शहीद होते, ऐसा प्रभाकर चौधरी के पिताजी कह रहे हैं। और प्रभाकर चौधरी ने अगर वो झुक गए होते और उन्होंने इसको रोका नहीं होता, लाठियां फटकाकर भगाया नहीं होता वहां से लोगों को, तो 10 लोग मर सकते थे। प्रभाकर चौधरी ने ये जो काम किया, इसमें राम भक्तों की जानी तो बचाई ना, कांवड़ियों की जानी तो बचाई ना। रातों रात उसका तबादला, किस बात के लिए प्रभाकर चौधरी का रातों रात तबादला किया गया, क्यों किया गया, और ऐसा कौन सा प्लान था जिसको प्रभाकर चौधरी ने खराब कर दिया था, जिसके कारण बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, उन्होंने कहा ये प्रशासन की क्षमता की कमी है, तुरंत हटाया जाना चाहिए। पूरे बीजेपी का अमला जुट गया था कि प्रभाकर चौधरी एसपी अब यहाँ नहीं रहेगा, एसएसपी यहाँ नहीं रहेगा। 13 साल की नौकरी में 21 तबादले वो आदमी झेल चुका है। काम वो करता है जिसकी शपथ ली है, झोला उठाया चल दिया, ना महंगी गाड़ी ना कुछ। लेकिन मसला ये है कि अगर प्रभाकर चौधरी की जगह कोई और होता और वो कोई और झुक जाता, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज जो सूरत नूह के बाद हो रही है वो कुछ भी नहीं है। पूरा उत्तर भारत, हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, पूरा बिहार के लोग का कांवड़ थोड़ा सा उस तरह का उतना ज़्यादा हुड़दंगी नहीं होता, लेकिन कांवड़िए पूरे देश में उस वक़्त सड़कों पे होते हैं। कुछ भी हो सकता था। अब आप नूह पे आ जाइए। नूह के मामले में अगर आप समझें तो
और यहाँ तक कि उसके बाद में वो थाने वाने वालों को भी सबको हटा दिया गया, जिन्होंने प्रभाकर चौधरी की बात मानी थी, थाना प्रभारी वगैरह, उनको भी हटा दिया गया। नूंह की बात करें, नूंह में भी समान रूप से वही हुआ। एक यात्रा जो बरसों से चली आ रही थी, उस यात्रा में कुछ अजीब अजीब तक बार बार नाम लेके भी उनको फेमस करना ठीक नहीं लगता है, जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं, दूसरी चीज़ें हैं, 2-2, 3-3 राज्यों की पुलिस जिनको ढूंढ रही है। हरियाणा का गृह मंत्री उनकी वकालत कर रहा है, सारे बीजेपी के प्रवक्ता उनकी वकालत कर रहे हैं चैनलों पे बैठ के। उन लोगों की चुनौतियां सोशल मीडिया पे पहले प्रसारित की जाती हैं, माहौल बनाया जाता है। बरेली में भी माहौल बन रहा है कि हम यहीं से निकलेंगे, और वहाँ पे वो लोग धरना दे के बैठे हुए, यहाँ से नहीं निकलने देंगे। ठीक नूंह में, नूंह का इतिहास है, यात्राओं में बाहर के लोगों ने घुसना शुरू किया और उनको अशांत बनाना शुरू कर दिया। जब से स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर वाले, थार वार वाले आने लग गए इन यात्राओं में दूसरी जगहों से, तब से ये जो सांस्कृतिक महत्व की यात्रा थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र तब भी था, मंदिर तब भी था, यात्रा तब भी होती थी। कई लोग मुसलमान कार सेवा भी करते थे, और नूंह के मुसलमान तो आधे हिंदू माने जाते रहे हैं। जब तक राम जन्मभूमि आंदोलन नहीं हुआ था, वो लोग महाभारत की कहानियां सुनाया करते थे, गा गा कर। उनकी एक खास तरह की गायन शैली थी, मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, और बहुत अच्छा गाते थे, वो प्रसिद्ध थे पूरे देश में। ये देश की सांस्कृतिक विरासत। उस नूंह के माहौल को पहले से इतना गरमा दिया गया कि वहां पे कुछ ना कुछ हो। उसके बाद में जब वहां पूरा अभिषेक हो जाता है, उसके बाद जब वहां से वापस लौट रहे होते हैं लोग, तो एक ऐसा काफिला निकाला जाता है जिसके बारे में यह अफवाह फैला दी जाती है कि इसी में मानू मानेसर है। लेकिन हम यहाँ पे नूंह में इस किस्से में नहीं जाना चाहेंगे। नूंह में भी जो एसएसपी था, उसने यात्रा को अनुमति देने के बाद छुट्टी ले ली। सवाल उठता है कि उसने छुट्टी क्यों ली। सवाल उठता है कि उस दिन वो अपने क्षेत्र में रहना क्यों नहीं चाहता था। सवाल उठता है कि उस दिन वो अपने ज़िले में क्यों नहीं रहना चाहता था। वो कौन सी चीज़ थी जो उसको पता थी जिससे वो दूर रहना चाहता था। वो कौन सी बातें थीं जिसके कारण वो नहीं चाहता था कि ये कलंक उसके सिर पर लगे, और पलवल के एसएसपी को एडिशनल चार्ज नूंह का दिया गया था। नूंह को लेकर जिस तरह की सारी चीज़ें थीं, आप सब जानते हैं, चुनौतियां बनौतियां सारी चीज़ें। उस गर्म माहौल के बीच में भी नूंह की सुरक्षा व्यवस्था कौन संभाल रहा था? होम गार्ड के लोग और थोड़ी सी मात्रा में पुलिस वाले। दो प्रमुख जगह जहां सबसे अलर्ट होना चाहिए था, वहां 10-10 पुलिस वाले कुल थे। बाद में दूसरे जिलों से पुलिस बुलाए गए। तो जब देखिए, आपने होमगार्ड वाले ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उन्हीं पर हमले हुए हैं। तो आप होमगार्ड जो टेम्परेरी नौकरी में होता है, जिसको 3 महीने के बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, नौकरी से दोबारा ज्वाइन कराया जाता है, क्योंकि उसको परमानेंट नौकरी दी नहीं जा सकती, वो होमगार्ड नूंह की सुरक्षा संभाल रहे थे। यानी एसएसपी छुट्टी लेकर चला गया था। पुलिस के जो बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस फोर्स है, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जैसे खुला मैदान छोड़ दिया गया हो, ऐसा लगता है। जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन जांच करेगा कौन? जिन लोगों को जांच करनी है वो तो झुग्गियां तोड़कर, रोहिंग्या का माहौल बनाकर ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं कि यहाँ पे आके बांग्लादेशियों ने दंगा कर दिया। तो नूंह में भी ऐसा लगता है कि पूरा मैदान खाली छोड़ दिया गया था। बरेली से बुरी खबर नहीं आई तो नूंह से आ जाए कम से कम। कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, इसके पीछे किसका मकसद है, क्या है, ये मैं कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए बहुत कहने के लिए प्रमाण चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मैं इसको सिद्ध नहीं कर पाऊँगा, सिद्ध होगा जांच में। मैं सिर्फ परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात कर रहा हूँ, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं। ऐसा लगता है कि अगर खुला मैदान छोड़ दिया आपने तो क्यों छोड़ दिया, जबकि पूरा माहौल सेंसिटिव था, चुनौतियां दी जा रही थी। पहले से मीडिया कह रहा था कि कल यात्रा होने वाली है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसके बावजूद तो अब आप नूंह और बरेली को मिलाएं तो आपको करीब करीब एक जैसी स्थिति दिखेगी। तो क्या पुलवामा में जैसे सैनिकों के शहीद होने के बाद इस देश में एक वातावरण बना था, इसी तरह यहाँ राम भक्तों के या शिव भक्तों के शहीद होने के बाद उसी तरह का वातावरण बनाने की तैयारी थी? ये विचार मेरे मन में क्यों आता है? ये विचार मेरे मन में इसलिए आता है कि जो बीजेपी का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है,
जो बीजेपी का इनसाइडर है, जिसका बीजेपी के बारे में हम सबसे ज़्यादा समझ है, वो आदमी इस बारे में बोल चुका है। आदमी का नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी के, जिसको कहते हैं पुराने कीड़े हैं। 2004 में बीजेपी में शामिल हुए थे और अजित सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े थे। आप मतलब समझ सकते हैं उनका। उनको बीजेपी उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। इन सब जगहों पे रह चुके हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे 2012 में। सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों में थी और यहाँ तक कि मोदी सरकार आने के बाद भी उनकी अहमियत कम नहीं हुई। 2014 में जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 30 सितंबर 17 को उनको बिहार का राज्यपाल बना दिया, सत्यपाल मलिक को। उसके बाद अगस्त 18 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया। बिहार जैसे स्टेट का महत्वपूर्ण स्टेट का राज्यपाल, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते सत्यपाल मलिक ने सरकार नहीं बनने दी थी महबूबा मुफ्ती की, यह आरोप है, और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। ये वही सत्यपाल मलिक है जिनके राज्यपाल रहते पुलवामा केस हुआ था और पुलवामा के मामले पर उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं और उसमें एक साजिश की बात कही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाते समय भी सत्यपाल मलिक थे। यानी आप सोचिए, ये बीजेपी के इनसाइडर हैं जो बीजेपी के अंदर से कहानी समझते हैं। ये गोवा के राज्यपाल रहे जम्मू कश्मीर के बाद, और गोवा के बाद मेघालय के राज्यपाल रहे। यानी बीजेपी के अंदर उनकी बहुत अहमियत थी। वो सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मोदी और शाह, ये दो लोग, नाम लेते हैं वो, 2024 के चुनाव में जीतने वाले नहीं हैं। 2024 के चुनाव में अगर कोई प्रधानमंत्री बनेगा और बीजेपी की सरकार बनी तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होगा, कोई और होगा। और वो कहते हैं कि मोदी और शाह वापस आने के लिए इस देश में कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी पुलवामा जैसा या उससे बड़ा करवा सकते हैं। हो सकता है वो राम मंदिर पे ही बम गिरवा दें। तो क्या हम सत्यपाल मलिक के जो आरोप हैं, उन आरोपों से ये दो घटनाओं को जोड़कर देख सकते हैं? बरेली वाला कांड एक अधिकारी की वजह से रुक गया। अगर नहीं रुका होता तो क्या ये 80-20 की राजनीति के लिए सबसे मुफीद इंतज़ाम नहीं था? अगर बरेली में 10 कांवड़िए मर जाते, जैसा कि प्रभाकर चौधरी के पिताजी पारसनाथ चौधरी कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा अपने इंटरव्यू में कहा है। ये सेम इंटरव्यू उन्होंने 1-2 और चैनलों को भी दिया है, सिर्फ आज तक के न्यूज़ तक को नहीं दिया है, यूपी तक को नहीं दिया है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि इस देश की स्थिति क्या होती है। तो क्या सत्यपाल मलिक जो कह रहे थे वो सही है? क्या सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा वो उस दिशा की तरफ इशारा है? क्या प्लान ए बरेली था, वो फेल हो गया, तो प्लान बी नूह था, और नूह में भी अगर अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो क्या प्लान सी और डी भी कुछ हो सकता है? और होगा तो कौन करेगा? कौन लोग हैं इसके पीछे? कौन करना चाहते हैं? कौन इसके बेनिफिशियरी हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। और जितनी बातें मैंने कही हैं, इनमें से एक भी बात अंतिम सत्य नहीं है। ये परिस्थिति जन्य साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आपके सामने रखे। जांच होगी तो सच सामने आएगा, और वो सच कुछ भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।